एक शख्स जस्ट मेरे बाईं साइड देख रहे होंगे, लंबी लंबी दाढ़ियां हैं, शानदार चश्मा है और बाल भी बड़े हैं, साइंटिस्ट की तरह आपको दिख रहे हैं। इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं। आमतौर पे आप देखेंगे कि रोड पे जो लोग मानसिक रूप से बड़े कमज़ोर हैं, आप देखेंगे रास्ते पर कहीं पड़े हुए हैं, कुछ भी उठाकर खा रहे हैं, बिल्कुल समाज से कटे हुए लोग उनकी सेवा करते हैं। और कभी कभी आप देखेंगे अपना टी शर्ट खोलेंगे और उनको पहना देंगे। दाढ़ियों को बनाते हुए देखा होगा, इनके सोशल मीडिया अकाउंट में चले जाइए तो उनके दाढ़ी को काटते हुए उनको कपड़ा पहनाते हुए देखा होगा। और जो सबसे मेन बात है, कोविड के दौर में ये आते हैं और जो लवारिश लाशें हैं जिनको कोई पूछता नहीं है, जानता नहीं है, प्रशासन के सहयोग से उनको जलाने का और दाह संस्कार करने का काम करते हैं। आजाद पांडे इस समय सुर्खियों में है। इन्हीं शख्स के बारे में हमने ये 2 लाइन की भूमिका बनाई है, लेकिन ये एक और विषय के लिए चर्चा में है, तो उसको मैं आगे बताऊंगा कि ये क्यों चर्चा में है। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं और जस्ट मेरे बाईं साइड जो व्यक्ति बैठे हैं वही आजाद पांडे जी हैं। आजाद जी, आपका हमारे चैनल पूर्वांचल पोस्ट पे स्वागत है। जी जय हिंद। बहुत जो भी लोग हमको सुन पा रहे हैं और बाकी आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं मैं कि आपने उन लोगों की बात शुरू की है जो समाज के आखिरी पायदान पे खड़े हैं। तो उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी बात आप आज कर रहे हैं और अब समाज के प्रथम पायदान पे जो लोग व्यवस्थित रूप से बैठे हुए हैं उन तक आप आखिरी बात पहुँचा रहे हैं। इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। अमर उजाला की एक लाइन है और उसमें मैंने देखा, ये कटिंग पढ़ा कि जेल में कैदियों को मानसिक तनाव से निजात दिलाएगी इस्माइल टीम। आगे आती है एक और लाइन, उसमें लिखा होता है कैदियों को मानसिक तनाव से आज़ाद कराएगी इस्माइल टीम। फिर आगे आता है एक और पेपर की एक कटिंग है, बंदियों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरेगी आज़ाद की इस्माइल। आगे फिर आता है दैनिक जागरण में ये निकलता है, प्रदेश के 5 जेलों में बंदियों को मिलेगी जादू की झप्पी। फिर आगे आते हैं और एक ये प्रशस्ति पत्र मिलता है जो मेरे हाथ में है। ये मुझे किसी मेरे दर्शक ने दिया और कहा कि आज़ाद जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जेल में इनको बतौर मोटिवेशनल और लोगों को बिल्कुल सहजता के साथ सुनते हैं और ये कहीं ना कहीं उनको परिवर्तित करने का ये काम करेंगे। तो कार्यालय वरिष्ठ जेल अधीक्षक जिला कारागार गोरखपुर प्रशस्ति पत्र में जो लिखा है, जरा हम अपने दर्शकों को पढ़ के सुना देते हैं। प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण पांडे आज़ाद, आज मैंने जाना कि आपका नाम श्री कृष्ण है, नहीं जो आज़ाद पांडे सब जानते थे, अध्यक्ष इस्माइल रोटी बैंक गोरखपुर स्वयं सेवी संगठन। उसमें आगे लिखा जाता है द्वारा जिला कारागार गोरखपुर में निरुद्ध मानसिक रूप से कमजोर बंदियों के लिए मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, जिनके द्वारा बंदियों को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने व नशा से दूर रहते हुए सन्मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित किया जाता है। कारागार प्रशासन इनके कार्यों के प्रति आभार प्रकट करता है तथा इनके कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करता है। शुभकामनाओं के साथ वरिष्ठ जेल अधीक्षक जिला कारागार गोरखपुर। ये खबरें आती हैं और खूब चर्चा में आप रहते हैं कि आज़ाद जी का काम बहुत अच्छा था, इस्माइल रोटी बैंक के द्वारा ये लोगों को भोजन भी करा रहे थे, लेकिन ये एक अच्छा काम। आज़ाद जी ज़रा ये विस्तृत बताइए कि कैसे आपको जिला कारागार में जाने की अनुमति मिली और ये जो अच्छे काम आप कर रहे हैं, लोगों का आपको समर्थन मिल रहा है, किस तरह से वहाँ आप कैदियों से रूबरू हो रहे हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, निश्चित रूप से बात अब गोरखपुर जेल की नहीं रह गई है, ये कारवां बहुत आगे चला गया है और जो कारागार प्रशासन है, जेल मुख्यालय है लखनऊ में, वहाँ हम लोगों ने अभी प्रेजेंटेशन दिया है और उत्तर प्रदेश की लगभग सारी जेलें आज इस्माइल रोटी बैंक के पास है, जिसमें प्रथम चरण में हम लोग 7 जेलों में काम शुरू कर रहे हैं और जिसमें गोरखपुर के बाद हम लोगों ने अयोध्या में शुरू कर दिया है। बहुत शीघ्र हम लोग बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ भी शुरू करने वाले हैं और गाज़ियाबाद भी जेल, आगरा जेल हमारे पास है इस समय प्रथम चरण में। मैं बात ये कर रहा हूँ, आपने कहा कि भाई इन कैदियों के पास, तो जेल जो गेट होता है, गेट के अंदर जब कैदी जाता है तो अपराध तो बाहर छोड़ के जाता है, अपराध तो बाहर करता है। जेल के अंदर तो बस वो केवल एक आम इंसान है और हमारा देश गांधी का देश है। तो गांधी जी ने कहा कि हमें अपराध से बैर करना है, अपराधियों से नहीं। तो उस बात को हम लोगों ने गांठ बांधी और उस बात के हम लोग तह में गए कि आखिर ऐसी बात क्यों आई है, ऐसी बात क्यों हो रही है और हमारे समाज के बीच में जो आम जनमानस है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी, भाई कोई अपराधी पैदा नहीं होता है, उसको परिस्थितियाँ, उसको जो और तमाम सारी दिक्कतें हैं जो उसको अपराध बना देती हैं, अपराधी बना देती हैं। तो उन अपराधियों के बीच के इंसान को तराशने के लिए, खोजने के लिए हम लोग जेल में गए
और जेल के भीतर जाने के बाद ये महसूस हुआ कि निश्चित रूप से जेल की बनावट, सरकारों की मंशा तो इस तरह की है कि उनको ये महसूस हो कि सज़ा तो नहीं मिल रही है, लेकिन उस सज़ा के बीच में हर मनुष्य की शारीरिक और मानसिक बनावट एक बराबर नहीं है और वो पैमाना सरकारों के पास नहीं है। इसलिए वो कहीं ना कहीं हतप्रभ है, कहीं ना कहीं वो परेशान है और बहुत मतलब एक लंबी सूची है, एक लंबा घटनाक्रम है उत्तर प्रदेश और भारत के जेलों में सुसाइड अटेम्प्ट का, या बहुत सारे केस इस तरह के हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जेल के अंदर लोग अपनी आत्महत्या कर ले रहे हैं। और इस तरह की घटनाएं जब आती रहीं और हम लोगों को लगा कि नहीं, हम लोगों की वहाँ ज़रूरत है, तो हम लोगों ने सरकार से अपील की और प्रशासन ने हमारी बात को माना और हम लोग आज जेलों में जा रहे हैं और उन कैदियों के पास पहुँच रहे हैं जो कहीं ना कहीं अपनी धन की अपेक्षा में, कहीं संसाधन की अपेक्षा में, या कुछ मतलब इस कि उनको कुछ जल्दी न्याय मिले, उनके पास बहुत कुछ नहीं है। भारत की न्याय प्रणाली थोड़ी सी लचीली जरूर है, जो कि निरंतर सरकारें उसमें और बेहतर करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी इतना बड़ा जनमानस जो है हमारे देश के पास, जो इतनी बड़ी जनसंख्या है और अभी भी जो न्यायपालिका का खाका है वो बहुत छोटा पड़ रहा है। एक एक कोर्ट में हजारों हजार बैलगाड़ी की रफ्तार से न्याय चल रहा से है। भी नीचे हम लोगों को आना चाहिए। और बैलगाड़ी तो थोड़ा सा स्पीड ठीक है और मतलब बहुत चिंताजनक विषय है। जो मतलब कोविड में 2 साल जो कोर्ट बंद हुआ उसका भी एक बहुत बड़ा खामियाजा आज कोर्टों को भुगतना पड़ रहा है और उसका खामियाजा हमारे आम जो कैदी भाई हैं, जो बंदी हैं अंदर, और सरकार लगातार उनके बेहतरी के लिए काम कर रही है। बहुत सारे आदर्श जेल हैं, मतलब आप लखनऊ जेल जाएंगे तो कैदी बाहर दुकान चला रहे हैं, जेल के बाहर कैदी दुकान चला रहे हैं जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। लखनऊ में जेल के बाहर उनको दुकानें दी गई हैं, वो दुकान चला रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारा सामान बेच रहे हैं, बढ़िया वो चाय की दुकान, मतलब इस तरह के छोटे छोटे ढाबे टाइप के चला रहे हैं और कुछ सामान बेच रहे हैं जो जेल के अंदर की जरूरतमंद चीजें, जिनका चरित्र बेहतर रहा है, जो बेहतर जो हैं, जो आदर्श कैदी हैं उनको। लेकिन उसके बाद भी सोचिए कि उन आदर्श कैदियों और जेल के बीच कितनी समन्वयता होगी कि एक कैदी जिससे समाज को डर था, उसके अंदर सरकार की अपनी जो प्रशासन की व्यवस्था है वो इतना बेहतरीन व्यवस्था बनाई कि एक कैदी बाहर अपना परिवार चलाने के लिए और खुद को पुनः स्थापित करने के लिए समाज की मुख्य धारा में खड़ा है। और हमारे आपके बीच में एक अभी आपके सोशल मीडिया हमने देखा, आपके फेसबुक के माध्यम से एक कैदी को छुड़ा कर आप घर लेकर जाते हैं, है ना। वो काफ़ी एक दशक बाद वो अपने घर जाता है, 10 साल 12 साल बाद शायद वो घर जाता है। घर हमने देखा बड़ा टूटा फूटा घर, आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उसे वीडियो के माध्यम से वायरल करते हैं और ये खबर भी बनती है लोगों के बीच। तो हमारे किसी एक दर्शक ने कहा कि आज़ाद जी से पूछिएगा पूरी कहानी क्या है। छपा भी और भी जगह नहीं छपा, आप आए नहीं आए, लेकिन हमारा ये कर्तव्य था कि हम आज़ाद जी से जाने, क्योंकि आप ही के फेसबुक के माध्यम से हम उस दृश्य को देख पाए थे। क्या है पूरा वाकया, जरा बताइए। देखिए, कंडीशन ये है कि जब एक सामान्य आदमी जो कहीं ना कहीं अपराध की गिरफ्त में आ जाता है और जब जेल पहुंचता है तो बहुत वो हतोत्साहित होता है। तो जेल प्रशासन उसे पता पूछता है तो वो एकदम घबराया रहता है, उसका आत्मविश्वास एकदम नीचे गिरा हुआ होता है और वो अपना पता तक सही नहीं बता पाता है। लेकिन जेल की अपनी व्यवस्था है, जेल की अपनी नियमावली है, वहाँ तुरंत उसका एक पता लिखा जाता है। तो वो उस समय हो सकता है कि पता गलत लिख दिया जाए और उसका खामियाजा जेल से छूटने के बाद उन कैदियों को भुगतना पड़ता है। क्या था जरा अब समझिए कि जैसे ही कैदी पहुंचता है, उसका पता पूछा गया तो उस समय उसने पता जो भी बताया हो और पते में थोड़ा सा असमानता होगी। बहुत सारे कैदियों की मैं जब देखता हूं, उनकी रिपोर्ट कार्ड अंदर पढ़ता हूं तो देखता हूं कि उनका जो पता लिखा हुआ है वो एकदम मतलब कहीं सार्वभौमिक दुनिया में वो है ही नहीं। लेकिन अब कैदी वही बताएगा तो जेल प्रशासन की अपनी मजबूरी है कि वो कहीं उनके पास इस तरह का कोई पैरामीटर तो नहीं है कि वो आपके अंदर झांक ले कि आपका घर कहाँ होगा। तो जो भी कैदी बताता है वो उसमें भर लिया जाता है और उसके बाद जैसे जो अपराधी घरों से उठाए जाते हैं या थानों में मुकदमा दर्ज हो जाता है उसके बाद उठाए जाते हैं, उनके लिए तो व्यवस्था ठीक है। लेकिन जो कहीं जैसे ट्रेन में दुर्घटना हो गई और उस समय जब कैदी पकड़े गए तो वो अपने बचने के लिए भी अपना पता नहीं बताते हैं, उनमें उनकी साजिश भी होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसमें हर बार जेल प्रशासन की ही गलती होती होगी, लेकिन निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं अपराधी साजिश में भी रहता है कि कहीं अपना पता नहीं बताएं, उससे कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस वाले हमारे घर पहुंच जाएं। तो इन सब चीज़ों का भी जो है एक मतलब अभी एक घटना जो हुई उसमें राम अनुज जो है वो जेल से छूटता है। वो हर साल देश की स्वतंत्रता दिवस के दिन अपनी सरकार की व्यवस्था है कि कुछ कैदियों को सरकार छोड़ देती है। तो उस आज़ादी का अमृत महोत्सव जब देश मना रहा था तो गोरखपुर जेल में भी 6 कैदियों को जेल से छोड़ा गया। लेकिन रामानुज की कंडीशन ये थी कि रामानुज 12 साल पहले दुर्घटनावश किसी केस में फंस गए और जेल चले आए थे। उस समय भी उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी
और 12 साल जो व्यक्ति जेल के अंदर रहा हो, जेल की चारदीवारी में रहा हो, और जो पिछले 4 से 6 साल से उसे कोई 10 साल लगभग 8 से 10 साल के बीच में उसे कोई मिलने नहीं आया, तो उस कैदी की आप मानसिक स्थिति के बारे में अंदाजा कोई नहीं, परिवार कोई मिलने नहीं आया। तो जब उसको छोड़ने की व्यवस्था हुई तो जेल प्रशासन के पास सामने एक सवाल आया कि इसको कहाँ ले जाएं, क्योंकि जो पता है वो भी कुछ लापता सा पता है। तो उसके बाद जेल प्रशासन के द्वारा हमें सूचना हुई, और मैंने पहले भी जेल प्रशासन से कहा था कि अगर इस तरह का कोई कैदी होगा तो हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जेल के अंदर तो हम लोग काउंसलिंग करते हैं, उनका डॉक्टरों से इलाज करा देते हैं, लेकिन जब वो जेल के बाहर जाता है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर हम मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, और कहीं दोबारा वो समाज के लिए अहित करना साबित हो। इसलिए हम लगातार निगरानी रखते हैं कि जेल के बाहर भी जो कैदी छूट रहा है उनके ऊपर भी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसी में रामानुज के जेल प्रशासन ने बताया, और हम लोग रामानुज को लेके जब रामानुज के गाँव पहुँचे तो लगभग हम लोग को 3 से 4 घंटा लगा था उसका गाँव खोजने में। लेकिन हम लोगों ने बहुत जल्दी, क्योंकि गोरखपुर जिले का मामला था और यहाँ की गलियों में हम लोग वाकिफ हैं और बहुत यहाँ की गलियों में भटके हैं, इसलिए गोरखपुर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। और जब हम लोग रामानुज के गांव में पहुंचे तो एक बुजुर्ग आदमी, कौन सा गांव था? लहसड़ी गांव है, एकदम गोरखपुर के दक्षिणी छोर में लहसड़ी एक गांव है जो बंधे के एकदम जस्ट किनारे है। वहाँ हम लोग पहुँचते हैं तो हम लोग जब एक बुजुर्ग आदमी से पूछते हैं कि इनको पहचान रहे हैं, तो एक गाँव में और कोई आदमी रामानुज को नहीं पहचानते, एक बहुत बुजुर्ग आदमी ने रामानुज को पहचाना कि ये रामानुज हैं। उसके बाद रामानुज को अपना घर भी नहीं पता था, गांव की रूपरेखा बदल गई 12 साल में, तो पता नहीं क्या तस्वीर बदल जाती है। तो वो जो बुजुर्ग दादा मिले थे उनका नाम उदय था, तो उदय जी अपने रामानुज के घर ले गए, और रामानुज के घर में लोग पहुंचे तो हम लोग खुद ही हिल गए। हमने देखा है, मतलब दर्दनाक स्थिति थी कि वो घर जिसमें रामानुज के पिता का देहांत हो गया, रामानुज के भाई का देहांत हो गया, रामानुज की माँ का देहांत हो गया, और रामानुज का विवाह तो हुआ नहीं था। रामानुज मानसिक रोगी थे तो उनके पास तो अपना कुछ था नहीं। और जब हम लोग घर में पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से दरवाज़ा खोलने की भी स्थिति नहीं थी। अंदर से एक विधवा महिला निकलती है जो दरवाजे को केवल हटा के किनारे करती है। बहुत दर्दनाक स्थिति, वीडियो है, बड़ी बड़ी स्थिति। जी 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 जी। तो हम लोगों ने फिर उनसे बातचीत करने का प्रयास किया तो वो भी एक बार भौचक्की रह गई कि ये आदमी रात में कौन आ गया। और हम लोग के साथ जेल प्रशासन के 2 पुलिस भी थे, तो वो भी थोड़ा सा घबरा गए कि भाई गांव में पुलिस कैसे आ गई, क्या हो गया। गांव का माहौल, गांव में मेला लग गया, लोग बहुत ज़्यादा रामानुज के यहाँ भीड़ लगा लिए। तो फिर रामानुज से हम लोगों ने पूछा कि इनको पहचानते हैं, तो उन्होंने कहा कि इनके घर में हम पहले रहते थे। उसके बाद जब इनकी भाभी ने भी पहचाना तो उसके बाद दोनों लोग एक दूसरे को पहचाने तो जरूर एक थोड़ा सा निश्चित रूप से वो थोड़ा एक ऐसा माहौल हो गया, थोड़ा सा सबकी आंखें नम हो गई कि एक आदमी जो 12 साल बाद भटक के घर पहुंचा है और अपने घर में किसी भी व्यक्ति को नहीं पूछता है, ना तो अपने पिता को खोजता है, ना तो अपने माँ को खोजता है, ना तो अपने भाई को खोजता है। उसके मानसिक पटल से ये सब लोग गायब हो चुके हैं। वो केवल इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि उसका घर मिल गया। तो उसकी भाभी अपनी असमर्थता जरूर जताती हैं कि इनको कैसे रखेंगे, हम लोग काफ़ी गरीब हैं, भोजन की चिंता है। तो हम लोगों ने निश्चित रूप से उनको ये आश्वासन दिया कि हम लोग देखेंगे और आपका इसमें पूरी तरह से मदद करेंगे कि रामानुज को भोजन की चिंता ना हो, उनके इलाज की चिंता ना हो, हम लोग उसमें सहयोग करेंगे उनका। क्या आगे क्या है, आपको क्या लगता है जो इस तरह के कैदी हैं जो खुद में अपने जीवन को ही कैद किए हुए हैं, पूरे तरह से मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, अपने आप को पूरे तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से वो कमज़ोर हो चुके हैं, जिस तरह से आपको काउंसलिंग करना पड़ रहा है, और जिनका परिवार भी बेहद कमज़ोर है, तो क्या स्माइल टीम वहां जाकर उनको सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाएगी, या गाँव में जिस स्तर पे सरकार की योजनाएं आ रही हैं? क्योंकि जो देखते हैं कि मानव अगर देखा जाए मानव अधिकार सबका है ना, तो खाने पीने का अधिकार, स्वच्छ हवा का अधिकार, पानी का अधिकार सबको, लेकिन जो व्यक्ति है जिसके घर खाने की भी व्यवस्था नहीं है, जैसे आप बता रहे हैं बहुत ज़्यादा रामानुज का परिवार गरीब है, तो आपके तरफ से क्या उनकी मदद की जाएगी? उनको देखिए, तुरंत हम लोगों ने राशन की व्यवस्था कराई और उनको कुछ हम लोगों ने आर्थिक मदद भी की है। लेकिन मैं आपको एक बार पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार के पास ये योजना जा चुकी है कि जेलों से वो कैदी जो पूरी तरह से लावारिस हैं, पूरी तरह से अक्षम हैं, या उनको 15 साल, 12 साल, 14 साल बाद गरीबी के चार दीवारी में जब दोबारा घर भेजा जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि उस गरीबी में ये पहुंच के और परिवार के लिए सरदर्द हो जाएं। ऐसी परिस्थिति में हम लोग लगातार प्रयास में हैं और जैसे ही हम लोग को मुख्यालय से इसका आदेश मिल जाएगा, हम लोग इनके लिए एक शेल्टर होम की व्यवस्था कर रहे हैं और उसमें हम शासन के साथ संयुक्त रूप से उस शेल्टर होम को चलाने की बातचीत किए हैं। उसमें हमें लगता है कि जल्दी ही वो प्रशासन की तरफ से हमको अनुमति मिल जाएगी कि ऐसे कैदियों को जेल से छूटने के बाद वहाँ रखा जाए और उनके अंदर कुछ स्किल डेवलपमेंट का काम हो, उनको कुछ सिखाया जाए, उनको कम से कम जेल में जो वो पशुता का जीवन जी रहे थे, जहाँ वो अपने को खो चुके हैं, उनके अंदर फिर से सामाजिकता का प्रवाह करके
तब उनको परिवार में ले जाया जाए और परिवार को एक बार ला के वहाँ पर मिला के और परिवार को खोज के कि कम से कम वो परिवार के साथ रह पाएँ, परिवार इनके साथ समन्वय बना पाए, ऐसी स्थितियों को ला के ही हम उनको दोबारा भेजने के लिए प्रयासरत हैं। जिला कारागार के अधिकारियों से कितनी मदद मिल पा रही है ये प्रशस्ति पत्र बताता ही है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक जिला कारागार गोरखपुर से प्रशस्ति पत्र मिला है, तो ये अपने आप में बता रहा है प्रशस्ति पत्र कि आपको पूरा सहयोग मिल रहा होगा, लेकिन भीतर जाने के बाद कितना सहयोग आपको मिल पा रहा है? जेल प्रशासन के लिए तो एक मतलब समझिए कि ऐसे समझिए कि अचानक से उनको गर्मी में कश्मीर भेज दिया गया है। जेल प्रशासन के लिए तो हम लोग वरदान साबित हो रहे हैं, क्योंकि हमें तो ना तो सरकार की तरफ से कोई धन चाहिए, ना सरकार की तरफ से हमें किसी तरह का संसाधन चाहिए। हम जन सामान्य के सहयोग से, जनमानस के सहयोग से, मतलब ऐसा समझिए कि एक एक कैदी जो जेल के अंदर है उनका हम लोग फार्मेट भर रहे हैं, तो वो फार्मेट भी आखिर फ्री तो आता नहीं है, उसकी भी कहीं ना कहीं फोटोकॉपी हो रही है, कहीं ना कहीं प्रिंटिंग हो रही है, तो वो जनमानस के सहयोग से ही हम लोग कर रहे हैं। तो जेल प्रशासन के लिए तो ये पूरी स्माइल टीम, जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट साथी हमारे साथ लगे हुए हैं जो और भी जेलों में काम कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से वरदान साबित हो रहे हैं। तो जेल प्रशासन तो हाथों हाथ ले रहा है, अब बहुत कोऑपरेटिव है, और जेल मुख्यालय से जो हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। लगातार जेल प्रशासन हमारा उत्साहवर्धन कर रहा है, क्योंकि हम लोग उस जेल का प्रशासन जहाँ पे हार रहा था, जहाँ पे वो कमज़ोर पड़ रहा था, वहीं पर हम लोगों ने जाके जेल प्रशासन के हाथ को थामा है। तो निश्चित रूप से जेल प्रशासन हमारे साथ है और हमारा सहयोग कर रहा है। जेल प्रशासन क्या करे उसके भी अपने एक क्राइटेरिया है, जिस तरह का कानून है, जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जेल प्रशासन को लगा होगा कि ये आदर्श कैदी हो सकता है, इसको मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग की ज़रूरत है। आज़ाद पांडे कर रहे हैं। आज़ाद जी, स्माइल रोटी बैंक जो आप चलाते हैं, रात में लोगों को भोजन देते हैं, कैसे कर पा रहे हैं? ये बहुत बड़ा व्यापक काम है, कभी गोरखपुर, कभी अयोध्या, कभी और भी जगह पे, तो इतने व्यापकता के साथ, इतनी कठिनाइयों के बाद किस तरह से आप स्माइल रोटी बैंक में रोटी की व्यवस्था करते हैं, वो आप समझते होंगे। जिस तरह से मदद नहीं मिल रही है और समाज को आना चाहिए आप जैसे लोगों के साथ, स्माइल रोटी बैंक के साथ, तो दोहरा काम कैसे हो पा रहा है? अयोध्या भी आप रहते हैं, फिर यहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी काउंसलिंग करना है और स्माइल रोटी बैंक को और आगे ले जाना है, क्योंकि जो आपकी दिनचर्या बन गई है, जिनको शाम में रोटी मिल रहा है वो निहारते रहते हैं, ताकते रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, शायद आज़ाद को बहुत अच्छा वो आई कांटेक्ट कर पाते हैं, आपसे बातें कर पाते हैं, और वो ये सोचते हैं कि अब समय हो गया है, रोटी मिलेगा। कैसे हो पा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से हमारे पास बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो विभिन्न शहरों में हमारा सहयोग कर रहे हैं, और इस पूरे हमारा क्या सहयोग कर रहे हैं, वो देश का सहयोग कर रहे हैं, वो राष्ट्र का सहयोग कर रहे हैं, वो अपना सहयोग कर रहे हैं। तो जिस भी शहर में हम लोग जा रहे हैं वहाँ साथी हमारे साथ हैं जो पहले से हमारे संपर्कों में हैं, और जहाँ नहीं है वहाँ लगातार हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आपने कहा कि लगातार इस भागदौड़ में, तो भागदौड़ तो अभी बहुत कम है। हम तो चाहते हैं कि अभी इस भागदौड़ को कम से कम 100 गुना और ज़्यादा बढ़ाया जाए, कम से कम 100 गुना ज़्यादा बढ़ाया जाए, कि मतलब जो घड़ी हम लोग घंटे और दिन और सप्ताह और महीने में देखते हैं उसे सेकंड में देखना शुरू कर दें। तब लगेगा कि हम लोग काम कर रहे हैं। जब हम लोग को लगे कि अगला सेकंड कौन सा काम है, तब हम लोग को लगेगा कि निश्चित रूप से आप काम। ये सवाल हमारा है आपसे, इसे जरा बताइएगा, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। जब गांव में जाते हैं तो क्या ये खबर बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया में छपती? देखिए, निश्चित रूप से जो आखिरी पायदान का आदमी है वो हमेशा उपेक्षा का शिकार रहता है, और जो मतलब कुछ मीडिया घरानों को छोड़ दिया जाए, जो तथाकथित मीडिया घराने हैं वो क्यों इसको खबर बनाएंगे, उनको क्या मतलब है? हमको लगता है कि अगर शहर के प्रतिष्ठित अखबारों ने इसको खबर किया होता तो रामानुज को मदद करने के लिए आज़ाद को दोबारा उसके गांव नहीं जाना पड़ता, और रामानुज का परिवार दोबारा आज़ाद की घर की राह नहीं बटोरता कि आज़ाद आएंगे तब मदद होगी। अगर खबर कायदे से हुई होती तो गाँव में लोग मजबूर हो जाते, और उस गाँव के प्रधान, उस गाँव के कोटेदार को लगता कि यार बाहर का आदमी क्यों मदद करेगा, हम लोग क्यों ना मदद करें। लेकिन निश्चित रूप से जो अखबारों ने खबर नहीं किया, उनके लिए बस ये सामान्य घटना कि एक कैदी है जेल से छूट गया, तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है, और ये कहीं ना कहीं अखबारों में और जो सो कॉल्ड बड़े अखबार हैं उनकी संवेदनहीनता का परिचय है। तो आज़ाद जी, आपने बताया कि स्माइल रोटी बैंक मतलब कि आपके वॉलंटियर हैं, यहाँ भी काम कर रहे हैं, आप रहें ना रहें उनको रोटी पहुंच जाएगी जिनको ज़रूरत है। तो आज़ाद जी, इतना कुछ ताकत आप जुटा पा रहे हैं, कहाँ से मिलता है इतना? जब आपसे मेरी बात हुई कुछ देर पहले, आज लगभग सुबह आप अयोध्या में होते हैं, फिर गोरखपुर में आते हैं, काउंसलिंग करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मेरी जब आपसे लास्ट बात होगी तो शायद आप अयोध्या रहेंगे। इतनी ताकत जुटा कहाँ से पाते हैं? देखिए, ये सारी ताकत जो है, जब एक आदमी
कहीं किनारे बैठा होता है और जब वो अधनंगा सा होता है तो लगता है कि वो अधनंगा नहीं है, अधनंगे तो हम हैं। क्योंकि हमारा देश जो है वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाला, हम उस संस्कृति में पैदा हुए हैं जहाँ वसुधैव कुटुंबकम मतलब एक आखिरी आदमी जो समाज में सड़ा गला है वो भी हमारा परिवार है। तो हमारे परिवार का एक आदमी अगर भूखा नंगा कहीं पड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से हम कमज़ोर हैं। तो वो जो हमारी कमजोरी है वही हमारी ताकत है। और हमें लगता है कि वो कोई भी आदमी जो आखिरी जगह पर बैठा हो, कहीं वो दर्द में हो, उसके दर्द को हरना ही हमारा काम है। और निश्चित रूप से परमात्मा ने वो ताकत दी है, वो शक्ति दी है और लगातार उसमें संवर्धन कर रहे हैं, उसको विकास कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। आप जैसे लोगों को हमारे तक पहुंचा रहे हैं। निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं भगवान की अपनी माया है, अपनी मर्जी है और ये ताकत कहीं ना कहीं उसी की है। आज़ाद जी, कोई ऐसी बात जो हम ना पूछ पाए हों, आप कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से देखिए, एक जो बात जेलों की हो रही है, तो जब एक कैदी जब जेल से छूटता है और घर की तरफ जाता है तो हमारा समाज उससे कटा कटा सा रहता है और कहता है अरे हाउ तो जेले से आइल बा, हो से नहीं बात करे बा लोग अपने बच्चों। लेकिन नहीं, हाँ गलती हुई होगी, हो सकता है कि एक बार वो अपराध कर दिया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे सामाजिक रूप से अछूत बना के उससे दूरी बनाया जाए। क्योंकि ये हमारे समाज का हिस्सा है। क्योंकि एक बहुत बड़ा मतलब हम लोग शहर में रहते हैं तो कोई बक्सीपुर में रहता है, कोई अलीनगर में रहता है, कोई घंटाघर में रहता है, कोई गोलघर में रहता है, कोई तारामंडल में रहता है, लेकिन जेल के अंदर कोई मोहल्ला और कॉलोनी नहीं होती है। जेल के अंदर हिंदुस्तान रहता है। तो अगर उस हिंदुस्तान से कोई निकल के बाहर आया हुआ है तो निश्चित रूप से हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। और समाज की ये पहली जिम्मेदारी है कि उसका मनोबल बढ़ाएं, उसका उत्साह बढ़ाएं कि कहीं वो दोबारा हतोत्साहित होकर कोई अपराध न कर बैठे। क्योंकि वो अपराध किया है तो उसके लिए केवल वो नहीं जिम्मेदार है, हमारा सामाजिक ताना बाना ही जिम्मेदार है। कि एक सामान्य सा बच्चा जो घर में पैदा होता है तो हर्षोल्लास मनाया जाता है और इसी समाज से निकल के वो अपराधी हो जाता है। तो निश्चित रूप से हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो जिम्मेदार है। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कृष्ण पांडे आज़ाद, इस्माइल रोटी बैंक के अध्यक्ष हैं। और इनको जिला कारागार गोरखपुर में जो मानसिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनके मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग के लिए इनको 8 जिलों में इनको चुना गया है और ये काउंसलिंग दे रहे हैं। जो मानसिक रूप से लोग कमज़ोर हैं उनको लाभ भी मिल रहा है। अनुज की कहानी हमने जानी कि किस तरह से अनुज घर पे जाते हैं, सब कुछ बिखरा हुआ है, गरीबी कैसे है। आप आज़ाद पांडे के सोशल मीडिया साइट पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल एक तो मानसिक रूप से कमज़ोर अनुज और रामानुज और उनका एक परिवार देखिए कितनी गरीबी में जी रहा है। तो सरकार की जो योजनाएं खूबसूरत योजनाएं हैं उन तक पहुंचनी चाहिए। ग्राम प्रधान को सोचना चाहिए कि उनकी मदद हम करें। तो आज़ाद जैसे लोग जो लगातार इस्माइल रोटी बैंक के माध्यम से जो लोग मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, रोड पर देखेंगे किसी तरह से वो कुछ भी बीन कर खा लेते हैं, बड़े बड़े बाल बढ़ाए हुए और एकदम दुनिया से कटे हुए किसी कोने में बैठे हैं। आज़ाद जाते हैं, उनकी आंखों में आंख डालकर वो आई कांटेक्ट करके वो इनको जान रहा है, उनसे बातें करता है। बाल को बनाना, दाढ़ी को बनाना, उनको कपड़े पहनाना, उनको खिलाना आज़ाद का काम है। आज़ाद लगातार अच्छा काम कर रहे हैं और हम ऐसे ही लोगों को अपने चैनल पर बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या कमियां हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो आज़ाद लगातार अच्छा काम कर रहे हैं और जब हम इनके पास जाते हैं ऐसे लोगों की ताकत बढ़ती है। आपको ताकत बढ़ाना चाहिए क्योंकि बिना कुछ मदद लिए अपने पास से समाज का कोई व्यक्ति पीछे से मदद कर देता हो तो हो जाता होगा, लेकिन ये रोज़ आज खिलाया रोटी तो अगले दिन रोटी के लिए सोचना पड़ता है कि वो व्यक्ति जो किनारे रोड के बैठा हुआ है वो इनके रोटी को, उसके भीतर तो संवेदना है, उस रोटी को चाहता होगा कि कोई व्यक्ति जिसके बाल बड़े बड़े हैं, दाढ़ियाँ बड़ी है, वो अभी आएगा और मुझे 2 रोटी खिलाएगा। तो ऐसी ही खबरें मैं लगातार दिखाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा, सुनाता रहूँगा और आपको जो सत्य है उससे रूबरू कराता रहूँगा कि किस तरह से इस समाज में अभी भी अच्छे लोग पड़े हुए हैं, लोग लगातार अच्छा समाज के लिए कर पा रहे हैं। ये जो कुछ इंटरव्यू मैं कर पा रहा हूँ, दिखा पा रहा हूँ, वो सानू के कैमरे के नज़र से दिखा पा रहा हूँ। कैमरा संभालना है सानू, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।